गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज आपके एनएचएम की क्लासेस चल रही थी, उसमें इन बहुत सारे सब्जेक्ट अपडेट हो गए हैं। आपके सेक्शन में इन्वायरमेंट का एक टॉपिक रह गया था। यदि हम बात करें, जो बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, इन्वायरमेंट से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उनमें से एक टॉपिक आपका रह गया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक को भी हम बहुत ही अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन क्वेश्चन को भी हम साथ में कर लेंगे। अभी तक हमने इन्वायरमेंट के सारे ही टॉपिक को डिटेल में बहुत ही अच्छे से कवर किया है, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर का वेटेज है, तो डिटेल में करना बनता था, इसलिए हमने डिटेल में करवाया है 20 से 25 घंटे में। यदि आप नहीं देखें, आपके सेक्शन पे वीडियोज अपलोड हो गए हैं, उनको देखिए। कोई भी डाउट आता है चैट में डालिए, ठीक है। वहाँ आपको हम रिप्लाई कर देंगे जो भी आपकी क्वेरी होगी। या फिर आपके पास व्हाट्सअप नंबर होगा मेरा, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सर हमें कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है। तो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है यदि आपको एनएचएम का, तो अभी 20% का हमने ऑफर अगेन चालू कर दिया है। उस टाइम पे 200 फीट के लिए मैंने निकाला था, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे फीट फुल होने के बाद। तो 20% का ऑफ है। गूगल प्ले स्टोर पर द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एनएचएम की क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है। कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो इन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं। ये हमारे कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है, ठीक है। ये हमारे कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। इसमें 10-20 घंटे क्लासेस प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। प्लस ही होगी इनफैक्ट, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। हमारा टारगेट है कि हर एक, मान लीजिए 8 सब्जेक्ट है ना, तो इसके 8 सब्जेक्ट के टॉप मोस्ट 100, यानी 800, यानी 800 प्लस थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऐड और होंगे, तो 1000 क्वेश्चन हम साथ में प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। डेली की लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो 1000 क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम 20 से 25 घंटे क्लास और ऐड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 क्लास भी ऐड हो सकती है। तो जो ड्यूरेशन है थ्योरी वाले क्लासेस का है, और जो क्वेश्चन रहेंगे वो अलग से रहेंगे। तो आपका लगभग 1000 क्वेश्चन हम करवा देंगे। बाकी खुद से क्वेश्चन करना है, आप कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। फिर भी कोई सवाल आपके मन में आता है कोर्स के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, या फिर तैयारी के रिगार्डिंग, तो इन नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। इसके नोट्स मैं दे दूंगा आपको, लेकिन ध्यान से देखना है सारी चीज़ें एक एक करके, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो आपने फील किया होगा कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जो हवा में बातें हो। प्रॉपर हमने लॉजिक दे करके आपको एक्सप्लेन किया है। और आपके जो डेली दिनचर्या में आप जो कुछ देखते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और उसमें आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। यदि आपने अभी तक इन्वायरमेंट को, पूरे लेक्चर को बहुत ही इत्मीनान से देखा, अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, समझ समझ करके क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो आपको इन्वायरमेंट की फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोर्स लिए, वो कमेंट भी कर सकते हैं कैसे क्लासेस चल रही है, ठीक है। हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? रिफ्यूज भी होता है। अब सॉलिड वेस्ट हो सकता है वो वेस्ट जो आपका अलग अलग तरीके से निकल सकता है। हो सकता है घरों से वेस्ट निकल रहा हो, किसी आपके जो कंपनीज होती, सीमेंट की इंडस्ट्री है ना, पल्प की, पेपर की कोई इंडस्ट्री, वहाँ से निकल रहा है। मतलब कहीं से भी वेस्ट निकल रहा है और वो सॉलिड के फॉर्म में, दैट इज नोन एज सॉलिड वेस्ट। अब उस सॉलिड वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट करना है, क्या क्या तरीके होते हैं, और उसके किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन उतना कर लेंगे जिससे आपके क्वेश्चन बन जाएं। तो सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। सॉलिड वेस्ट का दूसरा नाम रिफ्यूज है, जिसका कोई यूज नहीं होने वाला। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिफ्यूज होता है। तो ध्यान रखना, इसमें एक नोट करके एक पॉइंट आप लिख लेना। बच्चे क्लास रूम में ना ऑफलाइन के अंदर डाउट पूछते रहते हैं कि सर क्या इसके अंदर नाइट सॉइल भी आती है? तो भैया सॉलिड वेस्ट के अंदर जो नाइट सॉइल है ना, नाइट सॉइल इसके अंदर नहीं आती। नाइट सॉइल इसके अंदर नहीं आती है, इसके अंदर नहीं आती, ये ध्यान रखना। नाइट सॉइल इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। नाइट सॉइल का जो दूसरा नाम होता है एक्सक्रेटा भी होता है। क्या होता है? एक्सक्रेटा। और मैंने आपको बता रखा है किसके अंदर आता है? सीवेज के अंदर आता है। जो नाइट सॉइल होता है ना, सीवेज के अंदर आता है, इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। अब सॉलिड वेस्ट हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटी से जनरेट हो रहा हो, एनिमल एक्टिविटी से जनरेट हो रहा हो। और जो जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं वो सारे के सारे हो सकता है ह्यूमन वेस्ट से जनरेट होगा या फिर एनिमल एक्टिविटीज़ पे, उसमें एक्सक्रेटा को इंक्लूड नहीं करते। अब एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा बेसिक समझना। इसमें कई तरीके हो सकते हैं सॉलिड वेस्ट। तो इसे आपके घर में जो होता है ना, मान लीजिए सब्जी के छिलके हो गए,
पेपर के टुकड़े हो गए, ठीक है, अलग अलग जो निकल रहे हैं, जिसे म्यूनिसिपल वेस्ट भी कहते हैं। फिर कचरे वाली गाड़ी आती है, उसको ले जाती है, फिर कहीं उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, फिर ओपन डंपिंग करते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो कितने तरीके होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के वेस्ट होते हैं, सवाल पेपर में आया हुआ है। 3 टाइप के वेस्ट होते हैं, एक आपका म्यूनिसिपल वेस्ट आता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, तीसरा होता है हजार्डियस वेस्ट। जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है इसके अंदर जो आपका हॉस्पिटल वाला वेस्ट होता है ना, हॉस्पिटल वाला, हाँ, जिसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हो, वो आपका नहीं आता, ध्यान रखना, वो अलग होता है, ठीक है। जिस तरीके का इसका प्रोसेस होता है ना डिकम्पोज करने का म्यूनिसिपल वेस्ट का, इसका बिल्कुल अलग होता है हॉस्पिटल वाले का। तो हॉस्पिटल वाला इसके अंदर नहीं आता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है फिर डोमेस्टिक वेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर 4 चीज़ें आती है, गार्बेज, रबिश, एफएफ, डेब्रिस, आगे हम देख लेंगे। दूसरा आपका होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्ट निकलता है दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल वेस्ट। और जो हजार्डियस वेस्ट होते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं, जो जानलेवा होते हैं, ठीक है, जिसमें मान लीजिए फर्टिलाइजर बनाने वाली इंडस्ट्री है, सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम या केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्री से जो सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, जो कि जानलेवा होते हैं, वो आपके हजार्डियस वेस्ट में आते हैं। आ रही बात समझ में? अब हम बात करेंगे जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है या फिर डोमेस्टिक वेस्ट इसे कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट भी बोलते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट को डोमेस्टिक वेस्ट भी बोलते हैं। अब एक बात बताइए, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट आप लिख लीजिए, इसको डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट आप लिख लीजिए। इसमें 4 चीज़ें आती हैं। पहला आता है गार्बेज। अब गार्बेज के अंदर ना क्या क्या आता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप इसको समझ सकते हैं। गार्बेज में क्या आता है? सब्जियों के छिलके आ जाएंगे, खाना आ जाएगा, ठीक है, सब्जियों के छिलके आ जाएंगे आपके, ठीक है, जो सब्जियों के क्या आ जाएंगे, छिलके। ये जो क्या होता है गार्बेज होता है ना, गार्बेज आपका ऑर्गेनिक नेचर का होता है। गार्बेज क्या होता है? ऑर्गेनिक नेचर का होता है। गार्बेज आपका ऑर्गेनिक नेचर का होता है। ऑर्गेनिक नेचर का मटेरियल है, इसलिए डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजिबल होता है। गार्बेज क्या होता है? डिकम्पोजिबल होता है। तो गार्बेज ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, जैसे खाना हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये डिकम्पोजिबल होता है, आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। ये पुट्रिफबल भी होता है। पुट्रिफबल का मतलब होता है टाइम के साथ ख़राब होते हैं। टाइम के साथ ये क्या होते हैं? ख़राब हो जाते हैं, टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं, टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं। कई बार डेंसिटी पूछ लेता, तो गार्बेज की जो डेंसिटी होती है गाइस, ये 450 से 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। 450 से 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो म्यूनिसिपल वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वेस्ट की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक वेस्ट यानी जो हमारे घरों से कचरा निकलता है, जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट की हम बात करने वाले हैं, बात कर रहे हैं इनफैक्ट। उसमें गार्बेज हमने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे रबिश के बारे में। रबिश में क्या होता है? ये इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? इन ऑर्गेनिक नेचर के। अब इनऑर्गेनिक नेचर का मतलब क्या है? डिकम्पोज नहीं होते। ये क्या होते हैं? डिकम्पोज नहीं होते। नॉन पुट्रिफबल होते हैं, टाइम के साथ ख़राब नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई कागज़ के टुकड़े हो गए घर में आपके, कागज़ के टुकड़े हो गए, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ठीक है, ग्लास है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं रबिश के अंदर, है ना। तो इनऑर्गेनिक नेचर में सारे आ जाते हैं, ठीक है। चाहे प्लास्टिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक नेचर में क्या आ सकता है? प्लास्टिक भी आ सकता है, रबर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? घर के अंदर भी निकलते हैं। कैन्स हो गया, डिब्बे हो गए, कार्डबोर्ड हो गया, ये सब आपके इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, नॉन पुट्रिफबल होते हैं, टाइम के साथ ख़राब नहीं होते, ना तो डिकम्पोज होते। और इसकी जो डेंसिटी होती है 50 से लेकर के 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो आई होप आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो गार्बेज होता है वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है, पुट्रिफबल होता है, और जो आपका रबिश होता है इनऑर्गेनिक नेचर का होता है और नॉन पुट्रिफबल होता है, और इसकी डेंसिटी 50 से 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करेंगे एफएफ के बारे में। एफएफ क्या होता है? राख। आप जब लकड़ियों को जला देते हैं तो जो बचता है एफएफ वो राख होता है, ठीक है, राख होता है। अब राख को क्या जलाएंगे? राख को आप जला नहीं सकते, इनकम्बस्टिबल होता है। अब राख तो लकड़ी के जलने के बाद मिला है ना, तो वो क्या ही जलाएंगे, तो इनकम्बस्टिबल होता है। और इसकी जो डेंसिटी होती है 700 से 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, अभी पूछा नहीं है पर पूछ सकता है, टाइम के साथ कंपटीशन बढ़ता है तो छोटे छोटे पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब ओवरऑल आप डेंसिटी की बात करें कि जो रिफ्यूज होता है, रिफ्यूज क्या है? रिफ्यूज क्या है आपका? सॉलिड वेस्ट है। रिफ्यूज क्या है? सॉलिड वेस्ट है। उस सॉलिड वेस्ट का क्या होता है? तो भैया सॉलिड वेस्ट का जो डेंसिटी आप 300 से 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब टिक करना। आपने जो ऊपर 3 देखे हैं ना, गार्बेज देखा आपने, रबिश देखा आपने, एफएफ देखा, ये तीनों है ना रिफ्यूज, तीनों हैं। ऊपर वाला एफएफ भी रिफ्यूज माना जाएगा, आपका गार्बेज भी है और
क्या है, रबिश भी है। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कहीं डाउट होगा। म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर म्यूनिसिपल वेस्ट यानी डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, गार्बेज आता है, रबिश आता है, एफएफ आता है, डोमेस्टिक आप रिफ्यूज आते हैं। सवाल पूछना कितने टाइप के आपके सॉलिड वेस्ट, कितने टाइप के सॉलिड वेस्ट होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और हजार्डियस। हमने 2 चीज़ों के बारे में पहला वाला जो टॉपिक था म्यूनिसिपल वेस्ट था, हमने देख लिया क्या होता है। आगे हम बात करेंगे गाइज, आगे हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट उन वेस्ट को हम कहते हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं। ये तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, ये आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, ये आपके लिक्विड भी हो सकते हैं, और ये आपके गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये गैस के फॉर्म में हो सकते, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो कई तरह की इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट कहलाता है। ये हजार्डियस भी हो सकता है और नॉन हजार्डियस भी हो सकता है। ठीक है, जानलेवा भी हो सकता है और कम नुकसान करने वाला भी हो सकता है। हो सकता है पेपर इंडस्ट्री से निकल रहा हो, है ना, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री से निकल रहा हो, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं, उन इंडस्ट्री से ये वेस्ट निकलते रहते हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एज पर आर क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट 1976 यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर एक्ट दिया गया है आर, थोड़ा सा ध्यान रखना, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट। अब इसमें क्या है, ऐसा किन मटेरियल को आप हजार्डियस कहते हैं, किन मटेरियल को आप हजार्डियस कहेंगे, किन मटेरियल को नॉन हजार्डियस कहते हैं। तो भैया 4 चीज़ें हैं, यदि 4 में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स उस इंसान की है, उस इंसान की मतलब उस पर्टिकुलर मटेरियल की है, तो आप कह सकते हैं हजार्डियस है। टॉक्सिटी है मतलब वो जहरीला है, रिएक्टिविटी है किसी चीज़ पे रिएक्शन कर लेता है, जल्दी आग पकड़ लेता है ना, इग्निटिबिलिटी है और कोरोजिबिलिटी है, किसी चीज़ को ख़राब कर देता है, या फिर इसमें संक्षारण होता है। यदि इनमें से कोई सी भी प्रवृत्ति है, कोई सी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या है, हजार्डियस वेस्ट होता है। जहरीला है, जल्दी रिएक्ट कर लेता है, जल्दी आग लग जाती है और इसमें जंग लग जाता है, यदि ऐसा कुछ भी है तो जहरीला है, हजार्डियस वेस्ट है। ठीक है, अब सम ऑफ द कॉमन इंडस्ट्री जनरेट जो हजार्डियस वेस्ट को, जो जानलेवा मटेरियल को जनरेट करती हैं, जो हजार्डियस वेस्ट को जनरेट करती हैं, वो सीमेंट इंडस्ट्री हो सकती है, केमिकल भी हो सकता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर और फेरस इंडस्ट्री। ये वो बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, मैंने थोड़े से नाम लिखे हैं आपके लिए। ये जो वेस्ट जनरेट करती है हजार्डियस वेस्ट होते हैं, इनके अंदर ये चारों प्रवृत्ति में कोई ना कोई रहता है जो वेस्ट निकल के आता है। ठीक है, तो सवाल बेसिक से सवाल आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ओके, आगे हम बात करेंगे हजार्डियस वेस्ट के बारे में। मैंने बता दिया, तीनों वेस्ट हो गए ना आपके, 3 टाइप के मैंने वेस्ट के बारे में बताया था, तीनों ही वेस्ट को हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम बात करेंगे कि जो वेस्ट होते हैं, जो ये वेस्ट होते हैं, चाहे आपके म्यूनिसिपल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे हजार्डियस वेस्ट हो, अब इनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा, इनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा, इनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। यदि आप इनको डिस्पोज ऑफ नहीं करते, मान लीजिए आपके घर के आसपास कचरा पड़ा हुआ है, आपके घर में ही कचरा है, बहुत सारा कचरा है आपके घर के आसपास पड़ा हुआ, तो बहुत सारी डिसीज क्रिएट होंगी, बहुत सारी डिसीज क्या होंगी, क्रिएट होंगी, बहुत सारी क्या होती है, डिसीज क्रिएट होती हैं। तो आप नहीं चाहते कि ये प्रॉब्लम हो, तो आपको क्या करना होगा, यदि आप ये नहीं चाहते तो इनको डिस्पोज ऑफ करना होगा। और डिस्पोज ऑफ करने के लिए डिस्पोजल करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती है, और उन मेथड से सवाल आता है। अब तक का जो सवाल पूछा गया है, जहाँ तक मैंने देखा है, तो आपके वेरियस मेथड से सवाल पूछे गए हैं। मैंने ऊपर आपको जस्ट बताया था थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप जैसे मान लीजिए लेट सपोज आप इंदौर में रहते, किसी भी सिटी में रहते हैं, आजकल तो सोसाइटी को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, कम बीमारियां फैलें, गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे स्टेप हैं, है ना। आप देखे होंगे क्या होता है, आपके घर घर तक गाड़ियाँ आती हैं, कचरा ले जाती हैं, फिर उसको प्रॉपर डिकम्पोज करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या क्या तरीके होते हैं। कचरे वाली गाड़ी आपके यहाँ से कचरा ले जाती है, तो क्या क्या वो कचरे क्या करती हैं, क्या क्या मेथड होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने का, उन मेथड के बारे में देखने वाले हैं। आ रही बात समझ में। हम उसी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम म्यूनिसिपल की बात कर रहे हैं, आपके घर से, यानी म्यूनिसिपल इन द डोमेस्टिक, आपके घर से जो कचरा निकलता है उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, जो कचरे वाली गाड़ी ले जाती है ना। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, ठीक है। तो भैया इनके बारे में समझना है आपको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। पहला है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई खुला एरिया है डाउन स्ट्रीम में, आप वहाँ जाके छोड़ दो,
सैनिटरी लैंड फिलिंग में इसमें क्या गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद के डाल दिया जाता है। कंपोस्टिंग होता है, पल्वराइजेशन होता है, इन्फिनेशन होता है, पायरोलाइसिस होता है। अब इनके बारे में एक एक करके हम देखने वाले हैं। ओपन डंपिंग में क्या होता है समझ लेते हैं, बाकी मैंने सारे पॉइंट लिखे आप वहाँ से रिवीजन कर लेना। ओपन डंपिंग के केस में क्या होता है कि कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा ली, है ना, आपके यहाँ से मतलब जो भी सॉलिड वेस्ट है उस वेस्ट को लिए, अब उस वेस्ट को लेकर के किसी भी एरिया, जो एरिया होता है शहर के बाहर, ठीक है, अभी इनफैक्ट शहर के अंदर भी कई बार ओपन एरिया है, मान लीजिए कोई ओपन एरिया, तो वहाँ उस ओपन एरिया में छोड़ दिया जाता है। उस ओपन एरिया में क्या करते हैं, फैला देते हैं। जस्ट मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए इसमें इस आपको इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ से देखिए इस वैन के थ्रू आता है, ठीक है, फिर यहाँ पूरा डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, मतलब इसमें पूरा फैला दिया गया है, वो खुले एरिया में पूरा फैला देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है, गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारी बीमारियाँ डेवलप होती है। आप उस एरिया से कभी गुजरे हो जहाँ ओपन डंपिंग की गई हो, जो सॉलिड वेस्ट है उसकी यदि ओपन डंपिंग की गई है, यदि फिर उस एरिया से उस रास्ते से आप निकले हैं तो देखे होंगे कितनी गंदी स्मेल आती है, ठीक है, मतलब बहुत सारी डिसीज़ क्रिएट होती है, तो गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। तो ओपन डंपिंग समझ में आ गया। ओपन डंपिंग क्या है, कचरे आया आपके घर से उठाए और उठा करके किसी हर एक मतलब पूरे कॉलोनी से आपके लिए, है ना, एक गाड़ी कचरा हुआ और कहीं ले जाकर डंप कर दिए, ये आपका ओपन डंपिंग होता है। लेकिन ओपन डंपिंग में कोई इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सिंपल मेथड होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड होता है। उस एरिया में जहाँ मतलब खाली है उसमें जाके छोड़ दो, लेकिन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, अनएक्सेप्टेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करती। इससे बहुत सारी अबनॉक्सियस मैंने बहुत सारी गंदी मतलब स्मेल्स आती है, बहुत सारी फ्लाइज मॉस्किटो डेवलप होते हैं और इससे बहुत बीमारियां क्रिएट होती हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, ओपन डंपिंग बेटर नहीं होता, ठीक है, ओपन डंपिंग बेटर नहीं होता, बट मैंने समझने के लिए आपको बता दिया। आगे हम बात करते हैं सैनिटरी लैंड फिलिंग। सैनिटरी लैंड फिलिंग थोड़ा सा अलग होता है। सैनिटरी लैंड फिलिंग के अंदर क्या करते हैं, सैनिटरी लैंड फिलिंग ये आपका जनरली यूज होता है इंडिया के अंदर। कहाँ यूज होता है ना, कहाँ यूज होता है, इंडिया के अंदर यूज होता है, ठीक है। अब क्या करें, सिटी से यानी आपके शहर से कचरा लिए, ठीक है, कचरे वाली गाड़ी आती है, कचरा उठाती है, मान लो ये आपके घर से ये गाड़ी आई, ठीक है, ये ट्रक है और ये सब कचरा इकट्ठा होता है ट्रक में, है ना, वैन से कचरा इकट्ठा होता है। फिर आप क्या करते हैं, इस कचरे को ले जा करके ना एक पूरा गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, गड्ढा खोदा रहता है, उस गड्ढे में ना आप क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर ये लेयर बनाते हैं 0.3 से 0.6 मीटर की, 0.3 से 0.6 मीटर की एक लेयर बनाते हैं। अब उस लेयर में डाल दिए, फिर उसको प्रॉपर कंपैक्ट करते हैं, उस लेयर को प्रॉपर कंपैक्ट करते हैं। मैं दिखाऊं लेयर बना के आपको, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का मान लो सिस्टम है कि आपने मान लीजिए कोई एरिया इस तरीके से आपने मान लो ओपन किया है, खोद दिया है, ये आपका 0.6 मीटर होगा, ठीक है, 0.3 से 0.6 मीटर। आपने 0.3 से 0.6 मीटर क्या किया, 0.3 से 0.6 मीटर आपने पहला लेयर डाला, फिर इसको प्रॉपर क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं, प्रॉपर कंपैक्ट करते हैं, प्रॉपर कंपैक्ट के फिर दूसरी लेयर आपने डाला, फिर प्रॉपर कंपैक्ट किया, फिर तीसरी लेयर आपने डाला, फिर प्रॉपर कंपैक्ट किया, फिर चौथी लेयर आपने डाला, प्रॉपर कंपैक्ट किया। जब इस लेयर की टोटल हाइट, जब ओवरऑल बॉटम से लेकर के मान लीजिए यहाँ तक की जो हाइट है आपके 1.5 मीटर हो गई, 1.5 मीटर हो गई, उस केसेस में क्या करते हैं, इसको ऊपर से पैक कर देते हैं, उसको ऊपर से पैक कर देते हैं, उसको इसको ऊपर से 15 से 30 सेंटीमीटर थिकनेस की मिट्टी की लेयर से पैक कर देते हैं। ये पूरा का पूरा पैक कर देते हैं, ठीक है, इस पूरे के पूरे लेयर को पैक कर देते हैं। अब पैक इसलिए कर देते हैं कि जो क्या होगा कि अंदर जो ये आपने मटेरियल डाला है, ये जो सॉलिड वेस्ट है, इस सॉलिड वेस्ट जब डिकम्पोज होगा तो बहुत सारी फाउल गैसेस निकलेंगी, ताकि वो बाहर ना निकले, बट थोड़ा बहुत तो निकल ही जाती है, थोड़ा बहुत तो निकल ही जाती है, इसलिए इसको पैक कर दिया जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये भी होती है कि मान लीजिए टाइम के साथ में किसी कारणवश अब आपने मिट्टी की लेयर से पैक किया मतलब अर्थ की लेयर से पैक किया है, तो किसी कारणवश इसमें पानी, जब पानी बरसात होती है तो पानी इंटर कर जाएगा। जब पानी इंटर कर जाएगा तो आप एक बात बताओ, ये जो नीचे यहाँ पर सॉलिड वेस्ट है, इस सॉलिड वेस्ट से मिलेगा और घुल करके अंदर जाएगा। अब मान लीजिए किसी कारण मान लीजिए जो पानी का जो वाटर टेबल है ऊपर है, पानी का वाटर टेबल क्या है, ऊपर है, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा पानी को गंदा कर देगा, पानी को गंदा कर देगा, एक इसका ड्रॉबैक होता है, पूरे पानी को क्या कर देगा, गंदा कर देगा, ठीक है, पूरे पानी को क्या करता है, गंदा कर देता है। मैंने इसी के ऊपर इमेज बना दिया, बट फिर भी आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो फेनेटरी लैंड फिलिंग में क्या होता है, फेनेटरी लैंड फिलिंग में सबसे पहले आप क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे पे 0.3 फिर 0.6 या फिर आप कह सकते हैं 0.5 मीटर की एक लेयर डालते हैं, फिर कंपैक्ट करते हैं, फिर दूसरी लेयर डालते हैं, कंपैक्ट करते हैं, इस तरीके से 1.5 मीटर तक आप कंपैक्ट करते जाते हैं। जब इसकी हाइट 1.5 मीटर हो जाती है तो फिर अच्छी तरीके से पैक कर देते हैं ताकि बरसात का पानी अंदर ना जाए। अब मान लीजिए बरसात का पानी अंदर चला जाता है तो क्या करेगा, ये पॉल्यूटेंट इसको घोल देगा, जो अंदर भरा हुआ सॉलिड वेस्ट है ना, इसको घोल देगा और वाटर टेबल के अंदर मिक्स हो जाएगा, जिससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पानी पूरा आपका गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसी क्या होता है ना, इसीलिए एक आपने टर्म सुना होगा लीचेड करके, ठीक है, लीचेड करके LITCHED, इसीलिए हम ये जो आप लेयर लगा देते हैं पूरा मिट्टी की, ताकि क्या है ये अंदर ना जाने पाए, अदरवाइज क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, एक डाउट भी आ रहा होगा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट भी लिखा हूँ आपके लिए, ये इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये पूरा उसी का है। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपने किया ना, अब ये एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। द लैंड फिलिंग ऑपरेशन एसेंशियली बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड यानी बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करते हैं। अब बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी कर सकते हैं और अनुपस्थिति में, एरोबिक भी हो सकता है और एनएरोबिक भी हो सकता है। तो दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ तक मैंने चीज़ें बता दी, इनको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। फेनेटरी लैंड फिलिंग में क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो फेनेटरी लैंड फिलिंग के बारे में बता दिया। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें और आपको समझना है आगे कि इसके क्या एडवांटेज है। सिंपल होता है, इकोनॉमिकल होता है, इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं करना पड़ता कि भैया आपको रबर को अलग करना है, प्लास्टिक को अलग करना है, फिर उसके बाद उसको डालना है, आपको कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इसको उस जगह पे करो तो ज़्यादा सही रहता है। मान लीजिए कहीं से स्टोन आपने निकाला है तो बहुत बड़ा गड्ढा होगा, बहुत बड़े बड़े खदान के गड्ढे होंगे, वहाँ ले जा करके है ना इसको डाल देते हैं लेयर बाय लेयर और कंपैक्ट करते जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम ये है, डिसएडवांटेज के डंपिंग साइड आपको नहीं मिलती, डंपिंग साइड इसलिए आपको नहीं मिलेगी, और इनफैक्ट शहर के अंदर तो बहुत ही कम ज़मीन खाली रहती है ऐसी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है शहर में ही होता है, गांव में तो बहुत ही कम होता है, और होता भी है तो सिंपल सा, वो तो ठीक है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं फेंक देते। लेकिन यहाँ देखो गाँव शहर के अंदर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और वहीं एरिया नहीं मिल पाता, स्पेस नहीं मिल पाता, तो इसका डिसएडवांटेज है। फिर फाउल गैसेस जनरेट होती हैं, और फाउल गैसेस जो मिट्टी के पोर्स से बाहर भी निकल सकती हैं, जो कि इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेंगी, ठीक है। और यदि इसको मूवमेंट ऑफ जो आपके गैसेस निकल रही फाउल गैसेस, उनको कंट्रोल करना है तो ऊपर सीलेंट लगाना पड़ेगा, मिट्टी के लेयर को ऊपर पैक कर देते हैं। तो इन चीज़ों को हमने कर सकते हैं, ये डिसएडवांटेज इसके थे, ठीक है, ये डिसएडवांटेज थे। आगे हम बात करें कंपोस्टिंग के बारे में। कंपोस्टिंग क्या होता है, एक बायोलॉजिकल मेथड होता है। कंपोस्टिंग क्या होता है ना, कंपोस्टिंग ऑफ रिफ्यूज इज अ बायोलॉजिकल मेथड। रिफ्यूज यानी होता है सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का हम क्या करने वाले हैं, सॉलिड वेस्ट का जो कंपोस्टिंग करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल जहाँ मेथड आ गई, मतलब वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है, किसके अंदर, सीवेज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन जो आपके सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने वाला है। आप करते क्या है कंपोस्टिंग के अंदर, सिंपल समझ लो, कंपोस्टिंग के अंदर जो आपके प्लास्टिक होते हैं, लेदर होते हैं, रबर होते हैं, इनको अलग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो कुछ भी बचता है ना, उसको डिकम्पोज करते हैं। वो फक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में करें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करें। फिर जो आपका एंड प्रोडक्ट बचता है उसे कंपोस्ट या फिर ह्यूमस कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब खेती करने के लिए बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद डालो, तो ऑर्गेनिक खाद यही होती है जो बनती है। तो जो आपका वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसमें प्लास्टिक को हटा दो, लेदर को हटा दो, रबर को हटा दो। इसके बाद जो बचता है उसको डिकम्पोज करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ठीक है। फिर जो एंड प्रोडक्ट बचता है उसे कंपोस्ट या फिर ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है। अब इस इंटायर प्रोसेस के अंदर अब क्या करना पड़ रहा है, इंटायर प्रोसेस में फिप्रेशन हो रहा है। इंटायर प्रोसेस में पहले फिप्रेशन हो रहा है। फिर फिप्रेशन क्या हो रहा है, फिप्रेशन का मतलब कुछ चीज़ें आप अलग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप अलग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें आप अलग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक के टुकड़े हैं, लेदर के टुकड़े, रबर के टुकड़े, उनको अलग कर देते हैं, इनको अलग कर देते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसी को हम डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को ही डिकम्पोज करते हैं। तो सवाल पूछ सकते हैं कंपोस्टिंग के अंदर केवल
क्या करते हैं, कंपोस्टिंग के अंदर केवल ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोज करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को बिल्कुल अलग कर देते हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टिक, लेदर, रबर को। अब जब डिकम्पोज करते हैं जो एंड प्रोडक्ट बचता है वो कंपोस्ट या फिर ह्यूमस कहलाता है। तो पहले फार्टिंग किया हमने, फिर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उस ऑर्गेनिक सॉलिड को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, है ना, कन्वर्ट करते हैं, और आपका फाइनली कंपोस्टिंग बन जाता है। फाइनली कंपोस्ट बनता है, ह्यूमस बनता है, और इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डाउट आ रहा है आप लोगों को, आई थिंक मेरे को लग रहा है कंपोस्टिंग क्या, देखो कंपोस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, आपका जो सॉलिड वेस्ट होता है उस सॉलिड वेस्ट से जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको अलग कर देते हैं, और ऑर्गेनिक को अलग कर देते हैं। फिर ऑर्गेनिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर अनुपस्थिति में डिकम्पोज करवाते हैं। फिर जो एंड प्रोडक्ट आपको बचता है लास्ट में वो कंपोस्ट या फिर ह्यूमस कहलाता है। अब इसके भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक आपका इंदौर मेथड होता है, दूसरा होता है बेंगलोर मेथड। इंदौर मेथड होता है, दूसरा बेंगलोर मेथड। अब एक बात बताइए, चाहे कोई सा भी मेथड हो, यहाँ पास बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा। भैया बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा तो उसको सिंपल सी बात है, कुछ तो चाहिए होगा ना खाने पीने के लिए। तो बैक्टीरिया को कार्बन और नाइट्रोजन चाहिए होते हैं, बैक्टीरिया को कार्बन और नाइट्रोजन चाहिए होते हैं, बैक्टीरिया को क्या चाहिए होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन चाहिए होते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा, फिर क्यों चाहिए होते हैं। जो कार्बन होता है ना, बैक्टीरिया को एनर्जी के लिए चाहिए होता है, बैक्टीरिया को एनर्जी के लिए कार्बन चाहिए होता है, नाइट्रोजन उसे ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ताकि उसकी सेल्स वगैरह प्रॉपर डेवलप होती रहे। जो बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर डेवलप होते रहे, नए नए बैक्टीरिया बनते रहें, ठीक है, नए नए बैक्टीरिया बनते रहें, और उसको फूड के लिए यानी एनर्जी के लिए क्या चाहिए, कार्बन चाहिए होता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन का क्या रेशियो रखते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो 30 से 50 के बीच में होना चाहिए। यदि आप अच्छे खासा डाइजेशन चाहते हैं, अच्छा खासा डाइजेशन तभी होता है जब बैक्टीरिया उसको खाता है। बैक्टीरिया तभी खाएगा जब बैक्टीरिया के पास एनर्जी होगी। बैक्टीरिया के पास एनर्जी तब होती है जब कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है 30 और 50 के बीच में होता है, ठीक है। अब दो मेथड होती है, इंदौर मेथड होता है, बेंगलोर मेथड होता है। अब आपने सुन रखा है जो इंदौर है बहुत ही क्लीनेस्ट सिटी होती है ना, इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन होगी, वहाँ क्या है, ऑक्सीजन प्रॉपर होगी, यानी ये एरोबिक होगा, क्या है आपका, एरोबिक होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और बेंगलोर में आप जानते हैं कि बेंगलोर के अंदर आपने देखा होगा कि मैप में भी आ जाता है कि भैया ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, आप पैदल जा सकते हैं, मतलब वहाँ ऑक्सीजन कम है तो एनएरोबिक होगा, ठीक है, एनएरोबिक होगा। तो इंदौर मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। इंदौर क्या होता है, इंदौर मेथड के द्वारा जब ऑर्गेनिक मैटर को आप डिकम्पोज करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, तो एरोबिक कंडीशन के थ्रू करते हैं, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। अब इसमें क्या करते हैं, जो कंपोस्ट होता है ना उसको हम टर्निंग करते रहते हैं, लेयर को ऊपर नीचे करते रहते हैं, और इसको कंप्लीट प्रोसेस को होने में लगभग 4 मंथ का टाइम लगता है। द इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ टू कंप्लीट द प्रोसेस, 4 मंथ का टाइम लगता है। तो इंदौर के बारे में दो बातें याद रख लेना, एक तो एरोबिक कंडीशन में होता है, दूसरा कंप्लीट होने में 4 मंथ का टाइम लगता है, और इसमें क्या करते हैं, टर्न करते रहते हैं, पूरे सॉलिड वेस्ट को ऊपर नीचे पलटाते रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंगलोर मेथड के बारे में। तो बेंगलोर मेथड में सिंपल होता है, इसमें भी ट्रेंच खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें डंप करते जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो ट्रेंच की जो डेप्थ होती है लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। और इसमें करते क्या है, देखो आपने डंप कर दिया ना, फिर ऊपर की जो लेयर होती है ना, जो ऊपर की लेयर होती है, ऊपर वाली जो आपने पहले डंप कर दिया, डंप करने के बाद आप 15 सेंटीमीटर की सॉइल से इसको ढक देते हैं। ऊपर से ढक देंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी भैया, एनएरोबिक कंडीशन हो जाएगी। कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एनएरोबिक कंडीशन हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। बेंगलोर मेथड में क्या करते हैं, गड्ढा खोदे, आपने डंप कर दिया उसके अंदर, ठीक है। अब डंप मतलब कंपोस्टिंग के थ्रू, मतलब पहले फार्टिंग वोटिंग कर लेते हैं, है ना, केवल ऑर्गेनिक मैटर को आपने डंप किया। फिर अब इसमें क्या है, ऊपर से आपने 15 सेंटीमीटर, पॉइंट नहीं है 15 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, 15 सेंटीमीटर की सॉइल से आपने ढक दिया ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जाए। फिर बैक्टीरिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसको डिकम्पोज करते हैं। ये आपका बहुत ही कम यूज होता है, रेयर में यूज होता है, इसे बेंगलोर मेथड कहा जाता है, बेंगलोर मेथड कहा जाता है। तो पूछेगा कि एरोबिक कौन होता है, एनारोबिक कौन होता है, तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला हमारा तरीका होता है सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने का, ये होता है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन में क्या होता है, जो आपके सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको ग्राइंडिंग किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, इससे वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जब वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है तो इसके बाद आप एरोबिक या फिर एनारोबिकली दोनों तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। आई थिंक पल्वराइजेशन समझ में आ गया होगा। इन्फिनेशन एंड पायरोलाइसिस में क्या होता है, सिंपल सा होता है। इन्फिनेशन का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट में आपने आग लगा दी, प्रॉपर आग लग गई और वो जल गया, है ना, मीन्स बर्निंग द सॉलिड वेस्ट इन वेल डिजाइंड फर्नेस। ठीक है, ये होता है आपका बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड। तो जस्ट इन्फिनेशन के बारे में यहाँ थोड़ा देख लो, बहुत काम की चीज़ है। इसमें क्या होता है, जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है, जो आपका रिफ्यूज होता है, उसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एफिनिटी मेथड होता है, लेस स्पेस रिक्वायर होता है, उसमें कोई अदर ट्रबल तो होता नहीं है ना, टाइम कम लगता है डिकम्पोजिशन के लिए, आपने आग लगा दी, पूरा जल के राख बन जाता है। इन्फिनेशन होता है, लेकिन उतना बेटर नहीं होता। जबकि जो पायरोलाइसिस होता है ना, पायरोलाइसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी डायरेक्ट जलाते नहीं है, इसमें हीट सप्लाई करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। तो दरअसल दिस इज द पॉइंट ऑफ, इसका ए वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। और इन्फिनेशन वाले नेक्स्ट वाले पेज में जो मैंने बता दिया। तो पायरोलाइसिस के अंदर क्या होता सेम चीज़ है, लेकिन डायरेक्ट आग नहीं लगाते, उसको हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसको हीट देते हैं। ऑक्सीजन भी देना पड़ता है आपको और हीट भी देना पड़ता है। ऑक्सीजन एंड हीट इज सप्लाइड फॉर दैट ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज इन अ लिमिटेड टाइम देन बर्न्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी सप्लाई करना पड़ता है और हीट भी प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर को क्या हो, डिकम्पोज हो जाए। कोई अदर प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन हाईली एक्सपेंसिव मेथड होता है, क्योंकि आप आर्टिफिशियली ऑक्सीजन भी दे रहे हैं और हीट भी दे रहे हैं। तो ये मेथड होती है। तो सबसे बेस्ट जो मेथड आपकी आएगी वो आपकी पायरोलाइसिस आएगी। ठीक है, पायरोलाइसिस आती है, और जो इसमें टेम्परेचर इस तरीके से आप टेम्परेचर वगैरह देते हैं। तो ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इस तरीके से पूरा पैक कर दिया जाता है, बिल्कुल एयर टाइट रहता है, हवा वगैरह नहीं जाते, नीचे से आप इसे हीट प्रोड्यूस करते हैं किसी की हेल्प से। ठीक है, नीचे से क्या करते हैं, आप हीट डालते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सॉलिड वेस्ट वाला टॉपिक था। ठीक है, इसके बियॉन्ड कुछ जाएगा नहीं, थोड़ा सा और देख लो, आप देखना चाहो तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। पायरोलाइसिस क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, एयर टाइट होता है, मैंने बताया ना, प्रॉपर इसको क्या करते हैं, ये एयर टाइट कर देते हैं, एयर टाइट होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। जबकि इन्फिनेशन क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट बाहर नहीं निकलती, हीट बाहर नहीं निकलती। इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट बाहर नहीं निकलती। और एक्जोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, हीट बाहर क्या होती है, निकलती है। तो दोनों ध्यान रखना है, इंडोथर्मिक में क्या होता है और एक्जोथर्मिक में। इंडोथर्मिक में हीट बाहर नहीं निकलती और एक्जोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है। तो इन मेथड के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, अच्छा सवाल और पूछ सकता है, जो बेंगलोर मेथड होती है आपकी, बेंगलोर मेथड होती है, वो कौन सी मेथड होगी, तो बेंगलोर वाली आपकी जो होगी इंडोथर्मिक होगी। ठीक है, कौन सी होगी, इंडोथर्मिक होगी। जबकि आपका इंदौर वाली मेथड क्या होगी, एक्जोथर्मिक होगी। कैसी होगी, एक्जोथर्मिक होगी। इसमें हीट बाहर निकलती है ना, हीट बाहर निकलती है। इस एरोबिक होता है ना, तो हीट बाहर निकलेगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इंडोथर्मिक होगा बेंगलोर वाला मेथड। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आएगा, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो मैं एक बार क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ, मैंने क्या क्या आपको बताया। मैंने आपको बताया सॉलिड वेस्ट होता क्या है, पहले मैंने आपको ये बताया कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है, कितने टाइप का होता है, फिर कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप इनको डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बियॉन्ड कुछ क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेता हूँ और इन पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के जवाब देना है। द मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड फॉर रूरल एरिया। रूरल एरिया में सबसे मोस्ट सुटेबल सॉलिड डिस्पोजल की कौन सी मेथड होती है, लैंड फिलिंग होती है, डीप वेल इंजेक्शन होता है, कंपोस्टिंग होता है, इन्फिनेशन होता है। भैया इन्फिनेशन से क्या ना, एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, सिंपल सी बात, आग लगाएंगे तो एयर पॉल्यूशन होता है। सबसे जो बेस्ट मेथड होती है, लैंड फिलिंग वाला भी बेस्ट नहीं होता, या कंपोस्टिंग सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, कंपोस्टिंग। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। लैंड फिलिंग भी आपने देख लिया था, कंपोस्टिंग, इन्फिनेशन। डीप वेल इंजेक्शन क्या होता है, डीप वेल इंजेक्शन क्या होता है, मन में सवाल आ रहा होगा। इसमें क्या होता है कि डीप वेल इंजेक्शन जो लिक्विड
लिक्विड वेस्ट होते हैं ना, इन लिक्विड वेस्ट को ना हमारे चट्टाने के जो इम्परवियस दरारें होती है ना, उनके अंदर डाल दिया जाता, पेनिट्रेट कर दिया जाता है। ये आपके डीप वेल इंजेक्शन होते हैं। मैंने लिखा भी है, इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन फॉर द डिस्पोजल ऑफ लिक्विड हाजार्डियस वेस्ट। जो खतरनाक जानलेवा लिक्विड वेस्ट होते हैं ना, उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। कैसे किया जाता है? मान लीजिए कोई लाइम स्टोन की लेयर है, कोई सैंड स्टोन की लेयर है, उनमें क्रैक्स होते हैं, फिसर्स होते हैं, उसमें परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। प्रेशर के साथ में अप्लाई करके परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। तो डीप वेल इंजेक्शन में क्या होता है, जो हजार्डियस लिक्विड वेस्ट होते हैं उनको, मान लीजिए चट्टान की क्रैक है या फिर कोई स्टोन की क्रैक है, उसके अंदर परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उसमें जीरो मतलब किलोमीटर तक की लेयर रहती है, मतलब क्या रहते हैं, पेनिट्रेशन रहता है, उसमें प्रेशर के साथ डाल दिया जाता है। हाँ, इसका एक नुकसान है कि मान लीजिए किसी कारणवश यदि मान लीजिए ग्राउंड वाटर में मिलता है तो फिर पानी को ख़राब कर देता है। तो डीप वेल इंजेक्शन यही होता है, डीप वेल इंजेक्शन यही होता है। थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको देख लो इस तरीके से। ठीक है, ये आपको कुछ डायग्राम दिख रहा है, इस तरीके से लाइक होता है। ठीक है, इस तरीके से पेनिट्रेट किया जाता है, बट नॉट मच इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं द इंदौर मेथड फॉर कंपोस्टिंग टेक्स मंथ टू कंप्लीट। इंदौर मेथड क्या होती है? इंदौर मेथड आपका एरोबिक होता है। पहली बात, इंदौर मेथड क्या होता है? एरोबिक होता है, और इसको कंप्लीट होने में 4 मंथ का टाइम लगता है। मैंने बता दिया, FFJ 2018 का सवाल है, FFJ 2018 का सवाल है। एज पर CPCB हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड एज पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटीज। बड़ी सिटी के अंदर पर कैपिटा एक इंसान के द्वारा एक दिन में कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट किया जाता है। एक इंसान के द्वारा एक दिन में कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट किया जाता है, तो मैंने एक टेबल बना के लिख दिया है, इसको याद कर लेना है। एज पर CPC जो एक इंसान के द्वारा एक दिन में जनरेट किया जाता है स्मॉल सिटी के अंदर 0.1 किलोग्राम। ठीक है, सब किलोग्राम के अंदर वैल्यू दी है। जस्ट अ मिनट, दिस इज अ किलोग्राम। अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, 0.1 किलोग्राम, 0.3 फिर 0.4 आपका मीडियम के अंदर होता है, लार्ज के अंदर 0.4 होता है। तो CPCB के अकॉर्डिंग, CPCB के अकॉर्डिंग एक इंसान के द्वारा एक दिन में कितना जनरेट किया जाता है, तो आपका 0.4 जनरेट किया जाता है, 0.4 किलोग्राम जनरेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप किस पे टिक करेंगे भाई? ये क्या दिख रहा है? ए बी, अच्छा ए वाला बी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, डी होगा, टाइपिंग में मिस्टेक होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग इधर होगा। तो आपको इन दोनों वैल्यू को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा कि CPCB के अकॉर्डिंग एक इंसान के द्वारा एक दिन में कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट किया जाता है। अब ऐसे जो डाटा है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप इनको याद नहीं रखेंगे ना, तो पेपर टाइम में आप कितना भी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लें, लेकिन आपको याद नहीं रहने वाला। तो आप क्या करिए, इन चीज़ों के ना आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं खुद के। जब अपने शॉर्ट नोट्स आप बना लेंगे, इनफैक्ट मैं नोट्स तो देता ही हूँ, लेकिन जब खुद के शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। बाकी आपको जैसा लगे वैसा करिए, ये हमारी ड्यूटी होती है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें आंसर कौन सा टिक करेंगे? देखो 0.3 फिर 0.4 आपका इसके लिए होता है, मीडियम के लिए, तो ये आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, 0.5 पे टिक करेंगे, तो 0.5 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। 0.5 किलोग्राम करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर है, 0.5 ही होगा। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, ये 0.5 होगा, टाइपिंग इधर है, 0.5 होगा, नोट कर लेना। तो लार्ज सिटी के अंदर 0.5 किलोग्राम एक इंसान के द्वारा सॉलिड वेस्ट को जनरेट किया जाता है। मीडियम के अंदर 0.3 फिर 0.4 और स्मॉल के अंदर 0.1। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लीचेट। लीचेट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट कैन बी डिस्चार्ज इन वाटर बॉडीज विदाउट एनी ट्रीटमेंट। इट कैन बी यूज फॉर द इरीगेशन इन पार्क। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। इट इज जनरेटेड, देखो भैया सिंपल सा, जो लीचेट होता है जनरेटेड होता है लैंडफिल के अंदर। लैंडफिल के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था कि 0.5 की आप पहले लेयर डालते हैं, फिर 1.5 मीटर की हो जाती है, ऊपर से कंपैक्ट कर देते हैं। तो किसी भी कारणवश क्या है, ऊपर से पानी पेनिट्रेट कर गया, तो पानी पेनिट्रेट करेगा तो सॉलिड वेस्ट को घोलेगा और फिर पानी में नीचे जो वाटर टेबल उससे मिक्स कर देगा, पानी को पूरा ख़राब कर देता है। ठीक है, तो वाटर को पॉल्यूट होने से रोकने के लिए, आप बेंटोनाइट क्ले की लेयर लगा देते हैं, ऊपर ही लेयर लगा देते हैं, फिर लीचेट कहा जाता है। तो कहाँ जनरेट होता है? लैंडफिल के अंदर जनरेट होता है, और कुछ भी नहीं। ये तीनों ऑप्शन आपके डिसकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, लीचेट का यूज वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं क्या?
पढ़ाया था मैंने आपको ना, कहाँ करते, कहीं तो नामो निशान नहीं आया था। इरिगेशन एंड पार्क में भी नहीं करते, ठीक है। वाटर बॉडी में क्या मिला देते, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं, डी नंबर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिखा है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डीके प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द बेंगलोर एंड इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है कि जो आपके सॉलिड वेस्ट को जो डीके करने का तरीका होता है, दो मेथड है, आपने पढ़ा बेंगलोर और इंदौर। तो भैया बेंगलोर आपका एनारोबिक होता है और इंदौर आपका एरोबिक होता है। तो पहले तो एनारोबिक हो जाएगा, दूसरा एरोबिक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं द बेस्ट प्रोसीजर फॉर द डिस्पोजल ऑफ बैटरीज कंटेनिंग हैवी मेटल। जो बैटरी कंटेनिंग हैवी मेटल होते हैं उनका कौन सा तरीका बेस्ट होता है डिस्पोजल करने का, वो आपका होता है रिसाइकल, बेस्ट रिसाइकल होता है। रिसाइकल के अंदर ना उसके अलग अलग पार्ट को अलग तरीके से यूज किया जाता है, तो रिसाइकल होता है। मान लो बैटरी थी, बैटरी खराब हो गई, तो उसको जो कल पुर्जे हैं उन्हें कुछ और यूज कर लिए, वो रिसाइकल करके करते रहते हैं, है ना। उसको कभी ख़राब नहीं, मतलब उसको ऐसा नहीं कि फड़ा देते हो, फड़ता थोड़ी है। तो उसको क्या करते हैं ना, आप रिसाइकल मेथड के थ्रू यूज़ करते हैं। रिसाइकल मेथड के थ्रू फिर डिकम्पोज किया जाता है, फिर डिस्पोजल किया जाता है। डिकम्पोज तो होगा नहीं, तो डिस्पोजल किया जाता है रिसाइकल मेथड के द्वारा, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया इनके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट हैज़ द हाइजेस्ट चांस ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी सी थ्रू स्किन रूट इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। किस तरीके के सॉलिड वेस्ट से ये डिफीज क्रिएट होते हैं भैया, ये आपके होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट से। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, जो हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट होता है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्फेक्शन रहता है अलग तरीके के वेस्ट के अंदर। आप प्रॉपर उसको मैनेज नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है डिफीज तो होंगी ही होंगी। वो आपके बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। कौन से होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में वो आते हैं, मान लीजिए आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जो वेस्ट निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आपके टूट जाते हैं या फिर शॉप वगैरह से, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं। देखो बायोमेडिकल के बारे में क्या है, बायोमेडिकल में क्या, हॉस्पिटल के जितने भी वेस्ट होते हैं बहुत ही मतलब संक्रामित होते हैं, ठीक है, संक्रामित होते हैं। वो सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, और उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, इसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया। तो ये मैंने पॉइंट आपके लिए लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपके ई वेस्ट आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंपोनेंट को जो आप खराब हो जाते हैं उनसे जो जनरेट होते हैं, ठीक है। द एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोस्टिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। एरोबिक मेथड में आपका तो इंदौर मेथड आ जाएगा, एरोबिक मेथड में आपका इंदौर मेथड आ जाएगा। मैंने यहाँ पर कंपैरिजन भी दिया है, इसको एक बार रीड आउट कर लेना आप लोग, ठीक है, इनको एक बार रीड आउट कर लेना। तो ये आपकी जो क्लास थी कंप्लीट होती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो जो कुछ भी था मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमारा ये तरीका रहता है कि पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को बता दें, ठीक है। आपने देखा आज भी मैंने उसी तरीके को अप्रोच को फॉलो किया। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फिर हमने क्वेश्चन आपको बता दिए, बाकी क्वेश्चन खुद से करना। अभी मैं जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन से, तो वहाँ आपको क्वेश्चन डेली मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट आता है, 9340888429 या फिर 7999720833 पे फोन पर को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यदि मैं रिप्लाई नहीं कर पाया किसी कारणवश, टाइम नहीं मिला मान लो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। बट आपको रिप्लाई मिल ही जाता है, इतना डिले कभी होता नहीं है 1-2 घंटे से ज़्यादा, ठीक है। हमें भी प्रॉपर आपका ध्यान रखना पड़ता है कि आपका एग्जाम है तो डिले ज़्यादा ना हो डाउट को फॉलो करने में। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। कंप्लीट पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं एनएचएम का, और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। एक बार ज्वाइन करने के बाद सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मिल जाती हैं, और पहले से तैयारी किए तो ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब इंजीनियर अपने बैच ज्वाइन करके पढ़ रखा है ना, दोबारा से ज्वाइन मत करिए, उसी को प्रॉपर रिवाइज करिए। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक थोड़ा बहुत है एस्टिमेशन वगैरह में, इन्वायरो वगैरह में, उनको अच्छे से कर लीजिए, खुद से भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। उन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए जो इंटरेस्टेड है, जो पहले से नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।